तो राइट वाले में मुझे एक हॉरिजॉन्टल डिप बनाना है। तो राइट वाले के अंदर हॉरिजॉन्टल डिप बनाया, उसके अंदर 4 वर्टिकल डिप बना दिए। कल इतना काम कर लिया था हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट को करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज लगाइए। इमेज लगाने के लिए IMG SRC। इमेज कहाँ रखी हुई है? इमेज नाम के फोल्डर में। तो मैं ले लिया L4.jpg। अब ये इमेज बड़ी है, डिप छोटा है, तो डिप की वजह से बाहर जा रही होगी। इसको रेस्पॉन्सिव करना है, तो रेस्पॉन्सिव करने हमें CSS की फाइल पे जाना पड़ेगा। इसमें से पैडिंग हटा दो पहले, तो तब भी ये बाहर जा रही होगी। पैडिंग हटा दी तब भी ये बाहर जा रही होगी। ये देखो, इस इमेज को रेस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, अंदर जो IMG है, हाइट ऑटो और मैच विड्थ 100% यूज करना होता है। ठीक है जी। इससे क्या होगा, ये रेस्पॉन्सिव हो जाएगी, उसी डिप के अंदर रहेगी, उससे बाहर हो जाएगी। अब हमें इस इमेज के बाद में एक डिप बनाना है। यहां पर डिप क्लास डाटा और डाटा, इसमें पैडिंग दे दिया मैंने 15 पिक्सल का। अच्छा कर दो। अब टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, राइट साइड से कंटेंट इक्वल हो जाए। यहां पर मैंने H3 टाइप की हेडिंग ली। क्या लिखा? लैपटॉप। एक पैराग्राफ लिया, एच एक और पैराग्राफ लिया, कैटेगरी कर दी मैंने लैपटॉप। एक पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक बटन, ये कैसे आ रहा होगा? इस टाइप से आएगा। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कीजिए। आइए, जो ये वाला डिव है, इसमें लाइन हाइट लगा ली। लाइन हाइट कर दी मैंने 20 पिक्सल की, 20 ज्यादा हो जाएगी 20। ठीक है वैसे, ठीक है जी। और जो बटन है इसको भी थोड़ा ठीक सा बना दो। तो हम लिखेंगे डॉट डाटा के अंदर है आपका बटन, पैडिंग कर दी, बैकग्राउंड दे दिया, मार्जिन टॉप, इसी को कॉपी करो, यहां से यहां तक का ये कॉपी होगा, इसमें पेस्ट, इसमें पेस्ट, इसमें पेस्ट। इमेज चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, और
जो भी चेंज करना चेंज कर देंगे आप। इसको पूरे डिप को हॉरिजॉन्टल जो डिप बनाया है उसका नाम क्या हमारा, हॉरिजॉन्टल वाले डिप का नाम क्या दिया हमने, पी रो। इसको मार्जिन टॉप करेंगे हम, पी रो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। सीक्वेंस में हो गए दोनों। अब आपको क्या करना है, रो से ये डिप कहां क्लोज है, देखो स्क्रीन कितने में, 1 2 3, 3 डिप है, यहां तक कॉपी करना है, 3 डिप छोड़ना है, तो करना पड़ेगा। और कितनी रो बनानी है टेस्ट करते जाओ, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो। अभी तो मुझे स्टैटिक ही डालना पड़ेगा जी, जावास्क्रिप्ट है नहीं। आ गए। अब इन दोनों डिबों को और प्रोडक्टों को रेस्पॉन्सिव कीजिए, बाकी आप डाल लेंगे यहाँ पे नाम वगैरह जो भी डालना, मैं नहीं डालना। अब ये दोनों डिब रेस्पॉन्सिव नहीं है, दिखाता हूं, ये तो रेस्पॉन्सिव तो नहीं है। तो पहले लेफ्ट वाले को राइट वाले को रेस्पॉन्सिव कीजिए। आइए यहीं पे कर देते हैं, डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट, इनकी विड्थ क्या हो जाए 100%। चेक करें इन दोनों को, हंड्रेड पे जा गया और 100 पे जा रहे होंगे। अब इन प्रोडक्टों को रेस्पॉन्सिव करेंगे। आइए सेम चीज कॉपी की, एक बार और पेस्ट, यहां पे कर देंगे 992 डॉट प्रोडक्ट, इनकी विड्थ आनी चाहिए एक रो में 2, 50%। अभी 4 आ रहे हैं रो में, एक रो में कितने आएंगे 2, 2 आ गए जी, वैसे 4 है 2 आ रहे हैं। अब ये मोबाइल बोर्ड पर जाए तो 100 पे एक आना चाहिए। आइए डॉट प्रोडक्ट, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, टेक्स्ट अलाइन और डॉट डाटा, इसका भी टेक्स्ट अलाइन 4 है 2 है और ये 100% पे 1। ठीक है जी। एक फुटर बनाएं, फुटर कहां बनेगा, इस डिप से पहले यहां बनेगा, फिर क्लास यहां पर कुछ लिख दो, डॉट फुटर, बैकग्राउंड, फॉन्ट का कलर, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट साइज, ठीक है जी। हमारा एक पेज बन गया। आइए मेनू की तरफ, मेनू चेंज करने हमें, ये होम का है, इसको करेंगे अबाउट का, इसको करेंगे शॉप का, इसको करेंगे ब्लॉग, इसको करेंगे कॉन्टैक्ट, इसको कैसा कर दो है, एड्रेस तो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा,
लॉग इन कर दो। यहाँ पे कब आएगा? index.html पर कब आएगा? कब आएगा? सबसे पहले एक फाइल बनाओ शॉप की, पूरा कोड कॉपी, पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट। इसमें क्या चाहिए? स्लाइडर नहीं चाहिए, स्लाइडर हटा दो। कहां जी स्लाइडर? हमें इसमें राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला नहीं चाहिए। लेफ्ट हटा रहे हैं, यहीं तक है, यहां तक। जब लेफ्ट हट गया तो राइट भी हट जाएगा, राइट भी हट जाएगा। और एक डिव की क्लोजिंग हटानी पड़ेगी आपको रो के बाद। ये सबसे लास्ट में होगा फुटर से पहले। एक डिव की क्लोजिंग हटा दी हमने, 2 की हट गई, 1 की हटा दी। चेक करो जी, 100 पे आ गए सारे। और वही रेस्पॉन्सिव होंगे जो मैंने लगा रखा है, 2 और 1 आ रहा है जी। ठीक है, अब आइए अबाउट की तरफ। एक और फाइल बनाओ about.html, और इसमें शॉप वाले को कॉपी करें। शॉप वाले कॉपी किया और अबाउट वाले में पेस्ट करो। पेस्ट किया। इसमें से ये नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्ट वाला हटा दो पूरा। कहां तक है? यहीं तक है जी। इसमें डालेंगे कंटेंट, चेक करो आ रहा नहीं आ रहा। शॉप वाले में क्या था? लेफ्ट राइट दे, लेफ्ट राइट। ये देखो जी अबाउट वाला आ गया होगा, बीच में कंटेंट डाल दो, इसके भी डाल देते हैं। तो मैंने एक डिव बनाया नया, डिव क्लास। अब इसकी सीएसएस करनी पड़ेगी इसकी, तो मैं इसकी सीएसएस सेपरेट बना रहा हूं, इसमें नहीं कर रहा। बाकी जितनी पेजेस की सीएसएस होगी उसके लिए फाइल बना देता हूं, ऑल पेजेस की, या अलग ही बना लो। इसका नाम क्या है? about.css अलग बनाएंगे सबकी। इसको लिंक कराना पड़ेगा, यहाँ पर करा दो जी लिंक। लिंक रिलेशन और href में जाकर हमने कौन सा डिव बनाया यहां पर? अबाउट डाटा। हेडिंग, टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड, यूआरएल। मैं कहां पर हूं? सीएसएस के फोल्डर में। बाहर निकलना पड़ेगा। इमेज में गया और इमेज में जाने के बाद ये इमेज लगाते हैं, ये नहीं, ये नहीं, दूसरी लगाएंगे, ये लगाते हैं। यहां लिखा बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड में जो हमने लगाई इमेज वो क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। बैकग्राउंड रिपीट, देखते रिपीट होगी तो लगा देंगे। इसमें एक H2 टाइप की हेडिंग, लॉन्ग
15 वर्ड और एक पैराग्राफ लोअर 1500 वर्ड। फिर यहां पर एक S3 टाइप की हेडिंग 7 वर्ड। फिर यहां पर एक पैराग्राफ लोअर 700 वर्ड। चेक करें जी अबाउट को। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स है जी। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर सकते हैं क्या, तो भैया और थोड़ा शिफ्ट करना है तो यहां पर करना पड़ेगा राइट। हाँ भाई, तो बैकग्राउंड में इसको हमने फिक्स कर रखा है। अच्छा, इस नेविगेशन को भी फिक्स कीजिए। अब सब में करना पड़ेगा, कॉपी हो गया 2-3 में, मैं ही कर दो। सब में क्यों करना पड़ेगा, हमें स्टाइल वाले में करना पड़ेगा। और क्या नाम है इसका, मेनू, यही तो है, मेनू तो ही है। और यहां पर लगाना पड़ेगा आपको पोजीशन स्टिकी टॉप से 0 पिक्सल पर फिक्स हो जाए। चेक करें जी, सब कुछ जा रहा है नीचे से कंटेंट पूरा, सब कुछ कंटेंट नीचे से जा रहा है इसका पूरा, सब कुछ कंटेंट इसका नीचे से जा रहा है पूरा। 3 पेज बन गए जी हमारे। इस तरीके से पेज बनाएंगे सारे। बात समझ में आई, बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, रेस्पॉन्सिव करते रहेंगे। जहां वर्टिकल की बात आ रहा है वहां पर ग्रेड का यूज कर लो, और जहां वर्टिकल की बात नहीं आ रहा है वहां पर सीधे सीधे लगा। न तो हाइट देनी है न विड्थ देनी है। वर्टिकल के लिए वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ग्रेड वाला, और मोबाइल उस पर रेस्पॉन्सिव करना है वर्टिकल वाले को, मीडिया पर ही से उसको जैसे चाहो वैसे करना। बैकएंड से हो जाएगा। ठीक है जी। अभी ये हमने क्या किया, रिपीट किया सारा। रिपीट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डाटाबेस नहीं है। डाटाबेस में डाल देते सारी इंफॉर्मेशन, एक कार्ड ले लेते, लूप चलता रहता, जितना डाटाबेस होता उतने कार्ड मिल जाते। यही करेंगे आगे चल के हम जावास्क्रिप्ट में। कोई दिक्कत जी किसी को, तो मैं जावास्क्रिप्ट बोले। सर क्लियर बोथ से क्या होता है? क्लियर बोथ का मतलब है कि जो डिव लेफ्ट में शिफ्ट है वो लेफ्ट में रहे, और जो डिव राइट में शिफ्ट है वो राइट में रहे। ओके। ठीक है। तो मैं जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं जी। ठीक है, चूंकि हमारा मेन जावास्क्रिप्ट ही है इसका। अब रिएक्ट करेंगे, एंगुलर करेंगे, या फ्रंट एंड में जाते हैं, तो जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं है अधूरा है। जावास्क्रिप्ट मेन है, इसको बड़े ध्यान से, बड़े उससे पढ़ेंगे जी, क्योंकि इसमें लॉजिक होते हैं। ठीक है ना, तो इसको करते हैं बंद, और थोड़ी जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री को देखते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे आगे। मेरी पेन ड्राइव मिली है, पेन ड्राइव तो ही नहीं हमारे पास। चलो कोई नहीं, जावास्क्रिप्ट के लिए आपको HTML CSS आना चाहिए। ठीक है, यहां पर जावास्क्रिप्ट को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, और देखो जी जो चीज आपको लिखनी है वो लिखते जाएंगे,
थ्योरी वगैरह जो भी है मैं ओरल बोलूंगा, आपको लिखना है। वो आपको देखना है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कोर जावास्क्रिप्ट और एक एडवांस जावास्क्रिप्ट। कोर जावास्क्रिप्ट में बेसिक चीजों को पढ़ेंगे जो सारी लैंग्वेज में होती हैं जी, जैसे आपके ऑपरेटर हुए, वेरिएबल हुए, कंट्रोल स्टेटमेंट हुआ, फंक्शन हुआ, लूप हुए, ये बेसिक चीजों को हम कोर में पढ़ेंगे। फिर जो हमारी ECMAScript 6 है, जो एडवांस पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, वो हमारी कोर के बाद स्टार्ट होगी। तो ये बेसिक चीजें हैं, तो ये बेसिक चीजें भी आपको आनी चाहिए एडवांस के लिए। जब तक बेसिक नहीं आएंगे आप एडवांस नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट जब आई थी, कब आई थी? 1995 में नेटस्केप 2 लैबोरेटरी में इसको डेवलप किया गया था। और सबसे पहले इसका जो फर्स्ट नेम था वो मोचा था, मोचा के नाम से जानते थे। देन इसका सेकंड वर्जन आया जिसका नाम रखा लाइव स्क्रिप्ट, इसको लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जानने लगे। इसका थर्ड नेम आया जावास्क्रिप्ट और इसका फोर्थ नेम है हमारा ECMAScript 6। और ECMAScript 6 के बाद इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आए हैं, लेकिन कैसे आए बताता हूं। जैसे किसी साल उन्होंने 4-5 प्रॉपर्टी डेवलप की तो उसको एड ऑन कर दिया ईयर वाइज। ECMAScript 6 2020, ECMAScript 6 2021, ECMAScript मतलब है लेटेस्ट ECMAScript 6 ही, लेकिन ईयर वाइज जो जो प्रॉपर्टी उन्होंने डेवलप की उन प्रॉपर्टियों को ईयर वाइज दिखा दिया। तो वो क्या क्या आई है वो सब पढ़ेंगे हम। अगर आपसे भी पूछे तो जितना भी फ्रंट एंड का कोड होता है वो एग्जीक्यूट सर्वर पर होता है या ब्राउजर पर होता है? ब्राउजर पर। हमारा जावास्क्रिप्ट भी ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होता है क्योंकि फ्रंट एंड के लिए यूज है। और अगर कोई बैकएंड होता तो बैकएंड का कोड हमेशा सर्वर से एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट हमारे सामने आता है। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है जी, ये क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन है। क्या है ये? क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अगर आप किसी भी फॉर्म पर कोई भी वैलिडेशन लगाते हैं तो वो वैलिडेशन का जो रेस्पॉन्स आता है वो आपके ब्राउजर से आता है। वैलिडेशन दो तरीके से लगते हैं, एक बैकएंड से और एक जावास्क्रिप्ट से। अगर बैकएंड से वैलिडेशन लगा रहे होंगे फॉर्म में तो वो जो रेस्पॉन्स आएगा आपके पास वो सर्वर से आएगा क्योंकि बैकएंड एग्जीक्यूट होती है सर्वर पर। और अगर आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वैलिडेशन लगाते हैं तो वो रेस्पॉन्स कहां से आएगा? ब्राउजर से आएगा। दोनों मिलते हैं। इजी लैंग्वेज है ये। 3 एडवांटेज बताए मैंने। और चौथा है लार्ज कम्युनिटी है इसकी। अगर आपसे भी पूछे जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज क्या हैं तो ये 4 बताएंगे। क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन है, लार्ज कम्युनिटी है, इजी लैंग्वेज है और इसका जो वैलिडेशन लगता है वो ब्राउजर पे लगता है। ये 4 एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई? पूछ सकता है कोई? लेस सिक्योर नहीं है जावास्क्रिप्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरी है, रिएक्ट जेएस, जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो सिक्योर हैं, मोर सिक्योर है। लेकिन जावास्क्रिप्ट अपने आप में सिक्योर नहीं है, इसको सिक्योर बनाना पड़ता है। बताएंगे कैसे बनाते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज है इनेबल इन ब्राउजर्स। जावास्क्रिप्ट जो होती है ब्राउजर पर इनेबल हो जाती है। कैसे इनेबल हो जाती है? जब आप किसी पेज पर राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो वहां पर पूरा का पूरा कोड आ जाता है। क्योंकि वेब जो सर्वर होता है, सर्वर ने पूरा फ्रंट एंड कोड उठाया और यूजर के ब्राउजर को सेंड कर दिया, तभी तो वो कोड आया आपके पास, तभी तो इनेबल हो रहा है। आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। जिस की से वो इनेबल हो रहा है उस की को डिसेबल कर दो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। क्या कहते हो? बट ये तो हमने जुगाड़ लगाई ना, वैसे इनेबल है।
बात समझ में आई? वैसे तो इनेबल है, लेकिन हमने जुगाड़ लगा दी जी, तो जिस जिस की से वो इनेबल हो रहा है उस की को डिसेबल कर दो, तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो यहां पर मैं एक फोल्डर बना रहा हूं आज, वीकेंड 2 PM। यहां पर एक जीएस नाम का फोल्डर बनाए थे। तो इस जेएस के अंदर आज की डेट का एक फोल्डर बना दो, पहले सेलेक्ट कर लो, नहीं सेलेक्ट क्या बना ही दो। तो आज है हमारा 15 इसको ब्राउजर में सेलेक्ट कीजिए, तो एडिटर पर अपने पर, और यहां पर एक HTML की फाइल बना दो, index.html, पेज कैप्चर, HTML लिखा है, कोड जाओ, वो डिलीट कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने हटा दिया, वैसे रख सकते हैं। और इसको रन कीजिए कहां पर? ब्राउजर पर। आपको पता है जब HTML में आप कोई भी टैग नहीं लगाते हैं, बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानता है? पैराग्राफ ही मानता है। ठीक है, देखो जी, जावास्क्रिप्ट जैसे CSS हमारा 3 टाइप से यूज होता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेम जावास्क्रिप्ट को भी हम 3 तरीके से यूज करेंगे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन जावास्क्रिप्ट हमारा बॉडी में यूज होगा, इंटरनल जावास्क्रिप्ट हमारा हेड में यूज होगा, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए हमें नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको .js से सेव करना पड़ेगा, और HTML की फाइल में लिंक कराना होगा। ये कॉन्सेप्ट था CSS में भी। तो सबसे पहले हमें इनलाइन जावास्क्रिप्ट देखना है। तो बॉडी के अंदर आपको एक जावास्क्रिप्ट का एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि करंट फाइल हमारी किसकी है? HTML की है। तो यहां पर आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज करना है। ये स्क्रिप्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एरिया जो बन गया ये जावास्क्रिप्ट के लिए बन गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड विदाउट स्क्रिप्ट टैग नहीं लिख सकते। अब यहां पर जैसे मैंने अभी बॉडी में बाय डिफॉल्ट कुछ कंटेंट दिया था, उसने पैराग्राफ बना था, क्या मैं स्क्रिप्ट टैग में भी कुछ कंटेंट डाल सकता हूं उस तरीके से? नहीं डाल सकते। देखो एरर दे दिया। फिर मैं इसको रन करूं तो ब्राउजर पर कुछ भी रिजल्ट नहीं है। आपको जावास्क्रिप्ट के एरर कहां से होते हैं? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कीजिएगा, एलिमेंट में जाना, कंसोल में जाना, यहां पर आपके जावास्क्रिप्ट के एरर शो होंगे, और इन यही से पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम में क्या दिक्कत है। इंस्पेक्ट कीजिएगा, इंस्पेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां पर कंसोल पे क्लिक कर देंगे तो बता रहा है जी सिंटेक्स एरर है, जो आपने टाइप किया है वो अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है, बता रहा। तो यहां पर किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी रिजल्ट डाटा को ब्राउजर पर डिस्प्ले कराना है, आपको यूज करना होगा document.write नाम का मेथड। document.write क्या करता है? आपके रिजल्ट को ब्राउजर पर डिस्प्ले कराता है। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, डबल कोट्स में डालो, दिस इज इनलाइन JS। अब ये हमारा प्रिंट हो रहा होगा कहां पर? ब्राउजर पर। रिमूव हो गया होगा। और अगर कंसोल में प्रिंट कराना है कोई भी कुछ भी आपको,
आपको यूज करना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग, वही सेम रिजल्ट जो भी लिखना है आपको। कंसोल डॉट लॉग कंसोल में प्रिंट कराने के लिए है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउजर में प्रिंट कराने के लिए, दोनों में अंतर है। देखो, हम कंसोल में प्रिंट क्यों कराएंगे भाई, बताइए। कंसोल में हम प्रिंट क्यों कराएंगे? जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम हो जाएगा, तो ब्राउजर पर तो केवल रिजल्ट आएगा उसका, जो फाइनल रिजल्ट होगा। हमने भाई साहब प्रोग्राम बनाया थोड़ा लार्ज सा, और जो फाइनल रिजल्ट था वो ब्राउजर का आईडी है, तो हम चेक कर रहे हैं लेकिन एरर नहीं मिल रहा। आप क्या करेंगे, उस पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे सब पार्टों में ब्रेक करेंगे, और कंसोल की हेल्प से चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट आ कहां तक रहा है। टेस्टिंग पर्पस के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग का यूज करना होता है, ठीक है जी। और कंसोल में रिजल्ट आ गया तो 100% ब्राउजर में भी आए, ये ध्यान रखें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को कमेंट बनाने के लिए सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश, सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश, और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार और स्टार स्लैश का यूज करना होगा। शॉर्टकट यूज करेंगे आप, शॉर्टकट वही है कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, बट वो सिंगल लाइन कमेंट बनाएगा, मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं बनाएगा। मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है आपको खुद टाइप करना पड़ेगा, तभी वो बनेगा। कोई दिक्कत जी? आइए, अगेन मैंने इसी को लिया। अब मुझे यहां पर जो ये टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज इंटरनल जेएस, इसको मुझे एज ए हेडिंग डिस्प्ले करना है। ये H1 टाइप की हेडिंग डिस्प्ले होनी चाहिए। जब आप जावास्क्रिप्ट में HTML का कोई भी टैग लगाएंगे तो वो हमेशा डबल कोट्स में काम करेगा, विदाउट कोट्स वो काम नहीं करेगा। आप यहां पर H1 टैग ओपन और H1 टैग क्लोज। अब ये जो टेक्स्ट है वो एज ए हेडिंग डिस्प्ले हो रहा होगा, हो रहा है। लेकिन कंसोल में कभी भी HTML का कोई भी टैग काम नहीं करता है। अगर आपने यहां पर लगा भी दिया तो उसको वो एज ए टेक्स्ट मानेगा, क्योंकि कंसोल में हेडिंग तो बनेगी नहीं। बात समझ में आई? वो H2 को क्या मानेगा, एज ए टेक्स्ट ही मानेगा। तो क्योंकि भाई HTML किसके लिए, ब्राउजर के लिए है। HTML तो ब्राउजर में इंप्लीमेंट होगा, कंसोल में क्यों इंप्लीमेंट होगा? इसलिए कंसोल में आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। यहां पर लाइन ब्रेक करने के लिए वही HTML का टैग BR से लाइन ब्रेक होगी, और कंसोल में लाइन ब्रेक करने के लिए \n, \n का यूज करना पड़ेगा। पूरी लाइन ब्रेक लिखें जी, क्या लिखना है? ये लोन वालों के भाई इतने, मैं रोज मोबाइल ब्लॉक करता हूं, उनके पास कितने नंबर होते हैं? मैं रोज 1-2 ब्लॉक करता हूं। मुझे पता है ब्लॉक होते हैं, देशों का भी खरीदते हैं।
ठीक है जी, आइए इसको भी कमेंट बनाते हैं। मैं चलता हूं इंटरनल जीएस के लिए। इंटरनल जीएस के लिए आपको हेड में जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एक एरिया स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज इंटरनल जेएस। कुछ इंटरनल जेएस का जो रिजल्ट आना है हमेशा यहीं पर आना है, आप इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टॉप पर डिफाइन किया है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है भाई इसके बाद आए, अभी नहीं ला सकते। इसलिए हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट को बहुत कम यूज करते हैं। जब तक हमारा डोम नहीं होगा तब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डोम में तो क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट बना लेंगे, उसको गेट कर लेंगे, उसके थ्रू वहां पर डिस्प्ले करा लेंगे, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो रिजल्ट आना है वो टॉप पर ही आना है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट भाई टॉप पर नहीं है, या लास्ट में आने की है, तो इंटरनल काम नहीं करेगा। इसलिए इस जावास्क्रिप्ट को हम यहां पर इग्नोर करते हैं। ठीक है जी, इंटरनल जावास्क्रिप्ट मत कीजिए, या तो इनलाइन कीजिए या एक्सटर्नल कीजिए। अब मैं आपको एक्सटर्नल सीएस बताने जा रहा हूं। तो यहां पर मुझे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ेगी, कोई भी नाम दे लो, इसको सेव करना पड़ेगा डॉट जेएस। जैसे सीएसएस की फाइल को डॉट सीएसएस से सेव करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी डॉट जेएस से ही सेव करना पड़ेगा। अब इसका रिजल्ट कहां चाहिए, हमें इस पर चाहिए, तो जहां चाहिए वहां पर इसको लिंक करा दो। तो लिंक हम इसको जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमेशा ध्यान रखना बॉडी में कराइएगा, हेड में मत कराइएगा। तो मैं यहां पर लिंक कराने जा रहा हूं, तो ऐसे लिंक कराते हैं, सोर्स फाइल का नाम क्या है, javascript.js। ये लिंक हो गई जी, ये दोनों फाइलें आपस में क्या हो गई, लिंक हो गई। अब आपको क्या लिखना है वहां पर, आ जाओ, वही सेम चीज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिख दिया दिस इज एक्सटर्नल जेएस। देखो जी, तो ये जहां लिंक कराई है वहां पर इसका रिजल्ट आएगा। मैंने H2 के बाद में लिंक कराई है, H2 के बाद में इसका रिजल्ट आ रहा हूं। बस समझ में आई। कंसोल में प्रिंट कराना है तो कंसोल में कराइए, ब्राउजर के कंसोल में जाएगा। बॉडी हेड में भी हो जाएगी, लेकिन हेड का रिजल्ट तो भाई ऊपर आएगा ना, बॉडी भी कराते हैं ज्यादातर जावास्क्रिप्ट को। बात समझ में आई। बनाए फटाक से, तो इतना कीजिए, लिंक कराइए और 1 मिनट में आया।
हाँ जी, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, आइए इसको भी कमेंट बना दें। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर एक नाम है जिसके अंदर हम कुछ नंबर रख सकते हैं, कुछ लेटर रख सकते हैं, या कुछ करेक्टर या स्पेशल सिंबल। आइडेंटिफायर की हेल्प से हुआ क्या? आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, क्लास, फंक्शन या कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट। आइडेंटिफायर की हेल्प से हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं, या हम कोई क्लास बना सकते हैं, क्लास का नाम रख सकते हैं, या हम कोई फंक्शन का नाम रख सकते हैं, या कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम रख सकते हैं। तो ये आइडेंटिफायर की हेल्प से रखा जाएगा। आइडेंटिफायर का नाम रखने के लिए हमें नंबर ले सकते हैं, करेक्टर ले सकते हैं, या कोई स्पेशल करेक्टर भी ले सकते हैं। तो हमारे वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से होते हैं? राहुल एक वैलिड आइडेंटिफायर है, A_B एक वैलिड आइडेंटिफायर है, E9 एक वैलिड आइडेंटिफायर है, टाटा अंडरस्कोर बीकैट एक वैलिड आइडेंटिफायर है। इनवैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है? पहले कभी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती, ये इनवैलिड है। और नाम के बीच में कभी स्पेस भी नहीं आ सकता, ये भी इनवैलिड है। इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। जब आइडेंटिफायर का नाम रखेंगे तो नाम पहले नंबर नहीं होना चाहिए, और नाम के बीच में कभी स्पेस नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी तरीके से बनाओ है, अंडरस्कोर हो सकती है, अंडरस्कोर ए बन गया, स्पेस और नंबर पहले। अब देखो जी, हमारा है वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक का नाम वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है। वेरिएबल क्या है? एक आइडेंटिफायर। और वेरिएबल का मतलब है किसी वैल्यू को रेफर करना या किसी वैल्यू को स्टोर करके रखना, वेरिएबल कहलाता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल जब जब बनाएंगे आपको कुछ विजन कीवर्डों का यूज करना है। तो जावास्क्रिप्ट में टोटल विजन कीवर्ड होते हैं 42, उनमें से हम कुछ विजन कीवर्ड ले रहे हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। एक वैन नाम का विजन कीवर्ड होता है, एक लेट नाम का विजन कीवर्ड होता है, एक पोस्ट नाम का विजन कीवर्ड होता है। लेट और पोस्ट जो दोनों कीवर्ड सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो भाई, ये सर अब आ गए। तो मैंने बताया जब कभी वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल के लिए आपको इन 3 कीवर्डों का यूज करना होगा। लेकिन यहां पर हमारे लेट और कॉन्स्ट नाम के जो 2 कीवर्ड हैं, ये इक्मास्क्रिप्ट 6 के हैं, तो अभी हम इनको इग्नोर करेंगे। और जब कभी वेरिएबल बनाना है तो अभी फिलहाल के लिए वेर नाम का कीवर्ड यूज करना होगा। वेर हमने क्यों लिया? वेरिएबल बनाना है। अब वेरिएबल का नाम जो रखना पड़ेगा आइडेंटिफायर की हेल्प से रखना पड़ेगा। डाटा एक वेरिएबल हुआ जिसमें आप किसी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने यहां पर 50 वैल्यू दे दी, स्टोर है। अब इस
इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है वो मुझे ब्राउजर पर डिस्प्ले करानी है। तो ब्राउजर पर डिस्प्ले कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर आपके वेरिएबल में वैल्यू है तो वो कोट्स में नहीं देनी है, और अगर कोई टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट हमने कोट्स में दिया था, भी देखा होगा। आप यहां पर डायरेक्ट पास करा देंगे वेरिएबल को, तो डाटा में जो कुछ स्टोर है वो आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रहा होगा। सेम इसी तरीके से कंसोल में भी प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग डाटा, तो ये कंसोल में आ रही होगी वैल्यू, कोई दिक्कत? देखो जी, मुझे ब्राउजर पर और कंसोल में ऐसे प्रिंट नहीं कराना। मेरी रिक्वायरमेंट पे यहां पे आना चाहिए रिजल्ट इज इक्वल टू 50। तो रिजल्ट इक्वल एक टेक्स्ट मैसेज होगा, तो टेक्स्ट मैसेज को आपको कहां प्रिंट करना है? डबल कोट्स में, मैंने बताया था डबल कोट्स, रिजल्ट इज इक्वल टू, वेरिएबल को आपको कोट्स में नहीं रखना। अब यहां पर क्या होगा, कोट्स भी आ गया है और वेरिएबल भी है, दोनों को कॉन्केट कराना पड़ेगा, दोनों को मर्ज कराना पड़ेगा। यहां पर कॉन्केट या मर्ज कराने के लिए या तो कॉमा का यूज करेंगे आप, या फिर प्लस का यूज करेंगे। कॉमा और प्लस किस लिए यूज किए जाते हैं? कॉन्केट करने के लिए। किसको? वेरिएबल और डबल कोट्स, मतलब जो स्ट्रिंग वैल्यू है डबल कोट्स में, उसको मर्ज करने के लिए। अब यहां पे आ रहा होगा रिजल्ट इज इक्वल टू 50, तो रिजल्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में दिया था इसलिए प्रिंट हुआ, और ये 50 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि डाटा में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। सेम काम हमें यहां पे भी करना है, कंसोल में भी। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? रिजल्ट इज इक्वल टू, यही चीज लिख दी, सेम आ रहा है। अब कॉमा और प्लस में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपसे कोई पूछे, कॉन्केट कराने के लिए हम कॉमा यूज कर रहे हैं या प्लस यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आइए देखते हैं। मैंने इसको एक बार और कॉपी किया, जहां प्लस लगाया वहां मैंने कॉमा लगा दिया। देखो जी, ब्राउजर पर कोई चेंज नहीं है, कंसोल में ब्राउजर में जैसे ये है जैसे ये है, कंसोल में देखो एक स्पेस बार का स्पेस बन गया, यहां पर बन रहा है। तो अगर आप कोमा का यूज करते हैं तो कंसोल के अंदर एक स्पेस बार का स्पेस बन जाता है, लेकिन ब्राउजर पर कोई चेंज नहीं, ब्राउजर में जैसा है वैसे ही आएगा। लिखे जी, क्या लिखना है? जैसे आपको वाला बताया था, इससे कुछ कंसोल में वो भी बना है, कंसोल पर टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं दोनों पे लेके चल रहा हूं। हम आगे कोड जावास्क्रिप्ट को कंसोल ही पढ़ेंगे भाई, ब्राउजर पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, कमेंट कीजिए।
ये देखो कभी कभी मैं टर्मिनेट कर देता हूं और कभी कभी टर्मिनेट नहीं करता। देख रहे हैं आप, ये टर्मिनेट का कॉन्सेप्ट क्या है? टर्मिनेट का कॉन्सेप्ट कहता है जी, अगर आप एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो टर्मिनेट करो या न करो ऑप्शनल है। और अगर एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वहां पर टर्मिनेट करना मस्ट होता है। कैसे? एक वेरिएबल बनाया 10, टर्मिनेट, दूसरा वेरिएबल b इज इक्वल टू 20, तीसरा वेरिएबल c इज इक्वल टू 30। यहां पर यह टर्मिनेट करना मस्ट होगा क्योंकि आपने एक लाइन में 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया। या वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वेर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 50। यहाँ पर तीनों की वैल्यू 50 ही है, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेर a कॉमा b, उसके बाद a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 70, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 3 तरीके वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के। तो चाहे आप एक लाइन में कर रहे हैं तो टर्मिनेट करना पड़ेगा, तीनों की वैल्यू इक्वल है तो इस तरीके से कर सकते हैं। या पहले आप डिफाइन कर दो, देन उसके बाद पहले इनिशियलाइज कर दो, देन वैल्यू को डिफाइन कर दो, इस तरीके से कर सकते हैं। एरर थोड़ी आएगी तो फिर से लगा यूज करेंगे। एरर थोड़ी आएगी तो फिर से रिटर्न को लगा यूज करेंगे। अगर लास्ट में क्या बताया, अब अगर यहाँ पर जब टर्मिनेट हटा देंगे तो एरर देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा, ये तो कोई एरर देगा। हाँ तो नहीं आएगी। अगर एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो कोई एरर नहीं, लगाएं या न लगाएं ऑप्शनल है, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है जी। तो यहां पर आता है डाटा टाइप। जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप में क्या क्या आता है? सबसे पहले नंबर। नंबर में आप इंटीजर और फ्लोट दोनों दे सकते हैं। दूसरा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है। बुलियन, बुलियन हो गई। अनडिफाइंड, नल, ये सारे हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप के। और नॉन प्रिमिटिव में आ जाते हैं हमारे एरे, रेगुलर एक्सप्रेशन और ऑब्जेक्ट टाइप का, वो हमारे किस में आएंगे? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में। एरे और रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं जो मैंने लिखे हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, where a इज इक्वल टू 10, ये भी नंबर है। where b इज इक्वल टू 2.5, ये भी एक नंबर ही है। तो मैंने एक नया वेरिएबल लिया सम नाम का, और इन दोनों वैल्यूओं को मैंने ऐड करा दिया। a और b के अंदर जो वैल्यू है वो ऐड होकर सब में पहुंच गई। अब मुझे ब्राउजर पर या कंसोल पर प्रिंट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस, किसमें रिजल्ट है? सम में।
सेम इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग करूंगा, इसमें अभी सेम वैल्यू आ रही होगी। ठीक है जी, ये नंबर डाटा टाइप है आपका पिवट टेबल, इसको नंबर बोलेंगे। एक है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब अगर आप किसी वेरिएबल में किसी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराते हैं, नाम इज इक्वल टू, तो आपको या तो सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू विदाउट कोट्स नहीं लिख सकते, या डबल कोट का यूज करना पड़ेगा। बात एक ही है, या तो स्ट्रिंग वैल्यू को सिंगल कोट में डालें या स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोट में डालें, कोई फर्क नहीं। तो ये अमित कुमार, तो वैल्यू है नाम, नाम के वेरिएबल में स्टोर है, वही ब्राउजर प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखो जी रुकिए आ गया हो, इसको स्ट्रिंग बोलेंगे, कंसोल में भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा कैसा है, स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारा बुलियन। अलग अलग लैंग्वेज में बुलियन की वैल्यू अलग अलग आती है। हमारे यहाँ क्या आती है देखते जावास्क्रिप्ट में, बूल नाम का एक वेरिएबल लिया और बुलियन वैल्यू होती है तो ट्रू या फॉल्स, यही होती है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखो जी यहां पर ट्रू का ट्रू आता है, फॉल्स का फॉल्स आता है। कभी कभी ट्रू का अदर लैंग्वेज में 1 आता है, फॉल्स का 0 आता है, लेकिन यहां पे हमारे यहाँ जावास्क्रिप्ट में ट्रू का ट्रू, फॉल्स का फॉल्स आता है। अगर इसमें मैं क्या लिखता, फॉल्स लिखता, फॉल्स आता, यही आ रहा है। ये हमारा बुलियन डाटा टाइप है। लिखें जी फटाक से, क्या लिखना है, श्री कृष्ण। सर इसमें डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए कोई कीवर्ड नहीं यूज करना पड़ता, बस वैर लिख के हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं करना, वैसे हो जाता है। ठीक है जी, दो और है हमारे अनडिफाइंड और नल, इनको भी देख लेते हैं।
यहां पे मैंने वेरिएबल लिया ए, लेकिन इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की, और हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और चेक करते हैं ए में क्या है, तो वहां पर अनडिफाइन आएगा। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइज तो है लेकिन वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए अनडिफाइन आ रहा है। बी इज इक्वल टू, इसमें मैंने नल वैल्यू दे दी, नल वैल्यू है डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, नल ही आएगा नल का, और इन फ्यूचर आप कभी इसमें स्टोर भी कर सकते हैं वैल्यू, कहीं से वैल्यू आ रही है, उसमें वेरिएबल दे रखा है, उसमें वैल्यू कुछ नहीं है और आप स्टोर करा दो उसको, तो नल का नल ही आएगा। तो ये हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप थे। बात समझ में आई? अब करना क्या है आपको, अपने सिस्टम में Node.js को इंस्टॉल करना है। कहां से करना है, क्या लिखेंगे Node.js, ये बता भी रहा होगा किस लिए कर रहे हैं। Node.js इज ए ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करने के लिए हम इस नोड को इंस्टॉल कर रहे हैं, हमें बार बार ब्राउजर पर न जाना पड़े, हम क्या करेंगे, कोड जावास्क्रिप्ट को नोड की हेल्प से रन करेंगे। ये LTS वर्जन डाउनलोड कर लो, आप करंट वर्जन मत कर लो, हमेशा LTS वर्जन करते हैं क्यों, करंट में चेंजिंग आती रहती है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका कोई आइकन वगैरह नहीं आएगा, आप सोचेंगे यहां पे आइकन आएगा, तो कैसे पता चलेगा इंस्टॉल हो गया। आपको कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना है और यहां लिखना पड़ेगा नोड स्पेस -v। अगर नोड इंस्टॉल हो गया है जी तो उसका वर्जन बता दो कौन सा वर्जन है, कमांड प्रॉम्प्ट, ये वर्जन बता दिया। इसी के साथ आता है npm-v, npm का नाम है नोड पैकेज मैनेजर, ये नोड के साथ ही आता, अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता, लेकिन दोनों के वर्जन आने चाहिए तभी आपका नोड इंस्टॉल है, अदरवाइज नोड इंस्टॉल नहीं है। अगर इन दोनों के वर्जन आ रहे हैं आपके यहां पर तो नोड इंस्टॉल है, और वर्जन नहीं आ रहे तो नोड इंस्टॉल नहीं है। ठीक है जी। अब हम जो नोड इंस्टॉल करा रहे हैं, ये कंसोल इसकी और हमारी ये टर्मिनल की स्क्रीन जो है इसकी, ये वाली, ये सेम है, रिजल्ट यहां पे आएगा हमारा, ये स्क्रीन, ये कंसोल, ये जो टर्मिनल है और ये ब्राउजर का जो कंसोल है, ये एक ही चीज है। या तो आप यहां पे रन कराइए या फिर आप यहां पे रन कराइए, तो यहां पे जो रन होगा वो नोड की हेल्प से रिजल्ट आएगा जावास्क्रिप्ट की फाइल में। ठीक है जी, -v स्पेस देकर, -v। सर ये नोड का वर्जन VS कोड के टर्मिनल में तो चेक कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं जी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर मैं कह रहा हूँ कि नोड, ये जो Node.js का वर्जन है VS कोड के टर्मिनल में भी चेक कर सकते हैं ना। अब VS के भी कर सकते हैं, कहीं भी कर लो, हाँ कहीं भी कर लो। ठीक है सर। अभी सर ये वायर में क्या फर्क है और लेट एंड कॉन्स्ट में क्या फर्क है दोनों में? तो बताएंगे भाई साहब, थोड़ा इंतजार करें, अभी जब टाइम आएगा डिफरेंस का बताएंगे बिल्कुल। ठीक है ना, अभी समय नहीं आया डिफरेंस का, जब लूप पढ़ेंगे तब बताएंगे तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके। लेकिन इस टर्मिनल में यहां पर
डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग डी। अब इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को नोड की हेल्प से हम कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे नोड स्पेस और जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहां पर रिजल्ट आएगा आपका, ये आ रहा है नल, यहां पर ये आ रहा है और यहां पर इसमें भी आ रहा होगा, सेम रिजल्ट आ रहा होगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है जी। अब देखो जी, आज इतना कीजिए आप, ये सेटअप कर लीजिए सारे लोग नोड का, जो हम आगे नोड की हेल्प से ही रन करेंगे। टर्मिनल होगा यहाँ पे, ये देखो टर्मिनल का ऑप्शन होता है। नहीं फाइल में नहीं, बाहर ही होगा, ऊपर देखो न्यू टर्मिनल खोल लो। सर CSS वाली फाइल सेंड कर दीजिएगा, वो पूरा नहीं हो पाया था। भेज देना। वेट करो भाई, अभी तो टाइम है। ठीक है, इतना कर लीजिए आप। और ये नोड को जरूर सेटअप करना है सभी को।